everyone. So today we are starting with the chapter value of supply in GST. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, सबसे पहले जो GST का चैप्टर मतलब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर शुरू होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड. ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स that the taxable value of any supply of goods or services shall be taxable value. मतलब कि जो भी taxable value होगा, मतलब प्राइस एक्चुअली पेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड होता है. ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड किस पे लगता है? जहाँ पे जो सप्लायर और रेसिपिएंट है दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एंड जो प्राइस है इज़ ओनली द सोल कंसिडरेशन, एंड जो हमारा सप्लाई है दैट इज़ नोटिफाइड अंडर सेक्शन, दैट इज़ नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 815(5). तो हमारा ये ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड लग जाता है. और इसका जो फॉर्मूला है वो है ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस आइटम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15(2) जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, माइनस डिस्काउंट जो कि 15(3) में है. उसके बाद दो टर्म्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ कंसिडरेशन. सो कंसिडरेशन क्या होता है? द स्कोप ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स any payment made or to be made whether in money or otherwise by the recipient or any other person. और जो monetary value है of any act forbearance by the recipient or by any other person. कोई भी जो सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. प्लस अगर आपको मतलब किसी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए डिपॉजिट्स मिले हैं तो उसको तब तक कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा जब तक सप्लायर नहीं बोल रहा कि मतलब अप्लाइज द डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई. फिर मनी क्या होता है? मनी का मतलब है लीगल टेंडर. ठीक है, जो हमारे एक्सचेंज में काम आता है तो वो हमारा मनी है. और इसमें न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के जो करेंसीज़ हैं दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन मनी. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कलेक्शन पर्पस के लिए रखे जाते हैं. ठीक है, सर्कुलेशन में नहीं है, दे आर ओनली फॉर द कलेक्शन पर्पस. अब जब हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड 15(1) में देखा था जिसमें बोला कि द सप्लाई एंड द रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्लस 15(5) में नहीं बताया गया. तो इसका टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस 15(2) में जो भी आइटम्स है माइनस डिस्काउंट 15(3) के हिसाब से. तो 15(2) में क्या क्या इंक्लूजन्स है वो अब हम देखेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द इंक्लूजन्स. तो सबसे पहले है दैट टैक्सेस अदर देन द जीएसटी. तो जीएसटी वाले जो है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट कोई भी टैक्स, सेस, फीस विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई वेदर दे आर सेपरेटली बिल्ड और नॉट, वो इंक्लूड होंगे. फिर एक पॉइंट आया, क्लैरिफिकेशन आई टीसीएस के लिए कि टीसीएस इंक्लूड होगा कि नहीं होगा जो जीएसटी वाला होता है. तो ये आया कि मतलब जो टीसीएस है इट इज़ नॉट इंक्लूडेबल एज इट इज़ द एंटरम लेवी नॉट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ टैक्स. इसका टैक्स का कैरेक्टर ही नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा. टैक्स अदर देन जीएसटी में मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा. उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर क्या बोले कि मतलब सप्लायर ने बोला कि रेसिपिएंट आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दो. क्या पता वो अरेंज थर्ड पार्टी ने ही करा हो, तो उस केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आएगा. उसके बाद हमारा आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब जो भी सप्लायर ने एक्सपेंस करा है एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस, इट शुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो उसमें दो पार्ट्स आते हैं. एक तो हमारा आता है मतलब कि अगर सप्लायर की ही ड्यूटी थी ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस मतलब प्रमाइसिस में पहुंचाना बायर के, तो इस केस में जो हमारा ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस है वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई बन जाता है. प्रिंसिपल सप्लाई में क्या है मतलब इसमें क्या होता है ना, एक कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाता है जिसमें कि प्रिंसिपल सप्लाई से सप्लाई ऑफ गुड्स और एडिशनल में हमारा ये फ्रेट का चार्ज जा रहा है. तो फ्रेट का चार्ज विल बी चार्जेबल एट द जीएसटी रेट विच इज़ लेविएबल ऑन द सप्लाई. उसके बाद नेक्स्ट इज़ कि एक्स फैक्ट्री बेसिस पे अगर काम हो रहा है, मतलब कि
वहाँ पे ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है सेलर की प्रोमाइसेस में ही ट्रांसफ़र हो जाता है ओनरशिप। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है, तो जो भी हमारा आउटवर्ड फ्रेट है और इंश्योरेंस है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट और लेट फीस, तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होता, जो हमने कंसिडरेशन में भी पढ़ा ऊपर में कि सब्सिडी बाय सेंट्रल और स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू, लेकिन उसके अलावा कोई भी कर रहा है तो वो इंक्लूड होगा। सो सब्सिडी गिवन बाय द पर्सन अदर देन CG और SG does not lower the taxable value if such supply is directly linked to the value of supply price of the goods or services. Such subsidy is added to the value of supply of the supplier who receives the subsidy. However, blanket subsidy donations are not directly linked to the prices is not includable in the value of supply. तो ये हमारा इंक्लूजन्स थे। अब 15(3) के अंदर कुछ एक्सक्लूजन भी है जो कि डिस्काउंट के हैं, तो वो 3 है। तो जो हमारे एक्सक्लूजन्स हैं वो ये 3 है। फर्स्ट इज़ दैट डिस्काउंट फॉर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये हमारा एक्सक्लूड होता है। उसके बाद फिर हमारा डिस्काउंट अलाउड आफ्टर सप्लाई। इसमें 3 चीज़ें हैं कि जो डिस्काउंट है वो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे डिटर्मिन हो चुका हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, इनवॉइस वाइज हो, और रेसिपिएंट ने जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड ITC है उसको रिवर्स कर दिया हो। उसके बाद फिर कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट आते हैं जिसमें से स्टैगर्ड डिस्काउंट है। इसका मतलब ये है कि जो रेट है डिस्काउंट का बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हमारी परचेज़ इंक्रीज़ होगी। उसके बाद हमारा पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट होता है, जिसमें हमारा इन्वॉइस नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे ये है तो एक्सक्लूड होगा। जो कि टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे नोन नहीं होता वो एक्सक्लूड नहीं होता, वो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है। तो इसी के साथ ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर ख़त्म हुआ।